हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग जानेंगे मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसे देख लेते हैं। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सैंपल इज डिफाइंड एज, कोई भी चीज का अगर कोई एक सब्सटेंस है उसका मैग्नेटाइजेशन डिफाइन कैसे करते हैं? तो मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एमजेड नोट करते हैं, बट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। कभी कभार इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब अगर देखें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायमेंशनल ऐसे यूनिट होगी एम्पेयर पर मीटर होगी और डायमेंशनल फॉर्मूला L⁻₁ और A होगा। ठीक है, देखते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वैसे भी कहते हैं या तो सिर्फ मैग्नेटाइजेशन कहेंगे तब भी चलेगा। What is intensity? Magnetic intensity. Magnetic intensity. Intensity of magnetizing field भी कह सकते हैं इसको। तो what is magnetic intensity? कि कितनी कैपेबिलिटी है एक मटेरियल के अंदर कि वो मैग्नेटाइज्ड हो जाए। मतलब अब मुझे मैग्नेट बनाना है, ठीक है, तो एक ऐसा मटेरियल लूंगा और उसकी कितनी कैपेबिलिटी होगी वो कैसे चेक करूंगा कि ये कितना अच्छा मैग्नेट बन सकता है। तो इसकी कितनी कैपेबिलिटी होगी कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे, उस प्रॉपर्टी को मैं कहूंगा कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी। द कैपेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड की जो कैपेबिलिटी होगी वो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, एक मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज करना है तो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए कितनी कैपेबिलिटी लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो है कितनी कैपेबिलिटी लगेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, इसकी भी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर और डायमेंशन सेम होगा L⁻₁ इंटू A। ठीक, ओके। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्मूला होगा H, राइट? मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज H इज इक्वल टू B by mu. H is equal to B by mu. B is what? B is magnetic field. Mu is the permeability. आगे पढ़ेंगे हम लोग। Mu is what? Permeability of material. हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ रखा था कि mu नॉट क्या था? Mu नॉट is the permeability of free space. वैसे mu क्या है? Permeability of that substance, जिसको भी हम लोगों को मैग्नेटाइज करना है उसकी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? कि कितनी इजीली जो है कोई एक सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे। इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी जीटा m से डिनोट करते हैं इसको। दैट इज नथिंग बट रेशियो किसका? मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशियो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशियो। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? ससेप्टिबिलिटी। या तो अदर, इसमें देखिए, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंट द इजीनेस विथ विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। कितना इजीली एक मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इट इज डायमेंशनलेस ऑब्वियसली, बिकॉज इसका भी जो डायमेंशन है L⁻₁ A, इसका भी डायमेंशन L⁻₁ A है। एंड मेजर हाउ मैग्नेटिक मटेरियल रेस्पॉन्ड्स टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली, राइट? देखो अब क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड है तो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। अगर बहुत इजीली हो जाएगा तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये मूव करना शुरू कर देगा, राइट? या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल होगा। अगर ये मैग्नेटाइज हो नहीं सकता, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आई तो इसको उतना इजी नहीं होगा ये करना, मैग्नेटाइज करना। तो उस वजह से जो है वो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उसका फोर्स कुछ भी वगैरह एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बहुत रेयरली करेगा, बहुत कम करेगा। तो इट रेस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड अगर आएगी तो उसके हिसाब से ये रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या थी? एक सब्सटेंस की कितनी परमेबिलिटी है कि वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो, उसको हम लोग कहते थे मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सिमिलरली रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है? इट इज ऑब्वियसली डायमेंशनलेस। रिलेटिव म्यू आर विल बी इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू नॉट, राइट? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ, एम को मीडियम या मटेरियल भी कह सकता हूं मैं, ऑफ फ्री स्पेस। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो म्यू आर का एक नया रिलेशन है 1 + जीटा m, इसके हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन H, B एंड M। अब देखते हैं इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। अब मान लीजिए कि एक सोलेनोइड है, ठीक है, सोलेनोइड की जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, मान लेते हैं वो B नॉट थी इनिशियली। अगर उसके अंदर एक और मटेरियल डाल दूं जिसका मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं है,
मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं है, तो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए कुछ ना कुछ फिर से वर्क करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी बी नेट, यानी बी बोल लेता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड बी बोल लेता हूं, तो बी विल बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी, इनिशियली बी नॉट था, बी एम लिख लेता हूं मैं, बी नॉट प्लस बी एम। अब बी नॉट किसकी वजह से था? बी नॉट था एच की वजह से, उसकी कैपेबिलिटी की वजह से, राइट। उसकी कैपेबिलिटी कितनी है कि मैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड दूं, वो था बी नॉट। तो बी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? बी नॉट इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू एच, क्योंकि यहां से हम लोगों ने देखा कि एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू, तो बी इज इक्वल टू म्यू एच लिख सकता हूं, राइट। हाँ, तो बी नॉट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। और बी एम को क्या लिख सकता हूं मैं? बी एम इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू एम। एम क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपको कि ऐसा मटेरियल डाल रहे हैं जिसका मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस है, तो इस वजह से बी एम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम। तो ऐसे बी क्या हो जाएगा? बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट इंटू, म्यू नॉट दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम बचेगा, ठीक है। ओके, अब एम को मैं क्या लिख सकता हूं? एम इज नथिंग बट जीटा एम इंटू एच। क्या लिख सकता हूं यहां से? जीटा एम इज इक्वल टू एम बाई एच, तो एम इज इक्वल टू जीटा एम इंटू एच। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। अगर रिप्लेस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस जीटा एम इंटू एच। तो अब इन दोनों में एच अगर कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच इंटू 1 प्लस जीटा एम। एक ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका, एक तो ये फॉर्मूला था, दूसरा ये। अब 1 प्लस जीटा एम को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस जीटा एम इज नथिंग बट म्यू आर। 1 प्लस जीटा एम क्या है? म्यू आर। तो इससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं। अगर रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हो जाएगा म्यू आर इंटू एच। एक नया रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। अब म्यू आर को क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू आर इज म्यू एम बाई म्यू नॉट। तो म्यू एम बाई म्यू नॉट लिखने पे म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? इसको एक और टर्म लिख सकता हूं मैं, बी विल बी इक्वल टू म्यू एम इंटू एच। तो यहां से पता चला कि B is mu into H। B क्या है? mu into H। mu is what? Magnetic permeability of material, जो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा है। B is equal to mu into H। mu क्या था? Magnetic permeability of material। यहाँ हम लोगों को वो मिल गया है, magnetic permeability of material। तो अलग अलग 4 रिलेशंस हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। हमारे पास 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो मैग्नेट को रिपेल करते हैं, जो थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। 3 अलग अलग टाइप के। तो सबसे पहला टाइप डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या है? डेफिनेशन की बात करें तो द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब ये वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेट से, उनको हम लोग क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक किसको कहेंगे? द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स, ठीक है। सिंपल याद रखें कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, दे आर वीकली रिपेल्ड, दे आर वीकली अट्रैक्टेड। फेरो की बात करें तो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। ओके, चलो अब मूवमेंट की बात करते हैं। मूवमेंट अगर देखें, किसका मूवमेंट? ये मटेरियल्स का। तो स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे, कौन? डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये रिपेल करते हैं, राइट। जहां पे ज्यादा फील्ड होगी वहां से ये मूव होना चाहेंगे। अगर इधर ज्यादा फील्ड है तो मैं इसको रिपेल करूंगा और कहां जाऊंगा? यहाँ पे वीक फील्ड है। अच्छा, ये वीक से स्ट्रांग, ये वाला भी वीक से स्ट्रांग, क्योंकि ये लोग अट्रैक्ट करते हैं इसलिए, ठीक है। अब परमेबिलिटी की अगर बात करें तो परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल विल बी लेस देन द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से भी कम होगी, इसीलिए जो है वो रिपेल करते हैं। फ्री स्पेस से कम होने की वजह से ये रिपेल करेंगे। ये फ्री स्पेस से ज्यादा होगी, यहाँ फ्री स्पेस से बहुत 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 ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी की अगर बात करें तो अब रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करूं तो म्यू एम इज लेस देन म्यू नॉट। अगर कम है, म्यू एम बाई म्यू नॉट था म्यू आर, अगर म्यू एम कम है तो इट विल बी लेस देन 1 जीटा एम, सिंपल। यहाँ ग्रेटर देन 1, यहाँ बहुत बहुत ज्यादा, सिंपल। यहाँ यहीं से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ससेप्टिबिलिटी अगर बात करें, अगर म्यू आर कम है तो व्हाट वाज ससेप्टिबिलिटी? जीटा एम क्या है? जीटा एम इज नथिंग बट म्यू आर माइनस 1, राइट। ये इधर जाएगा तो म्यू आर माइनस 1 होगा। तो क्या मैं देख सकता हूं कि म्यू आर 1 से कम है, उसमें भी माइनस 1 अगर कर दूं तो 0.5 माइनस 1 विल बी माइनस 0.5।
तो मतलब नेगेटिव भी होगा और छोटा भी होगा, यानी स्मॉल एंड नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी बात करें ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा है, 1 से कुछ भी ज्यादा होने दो, 1.02 भी होगा, -1 करेंगे तो 0.02 बचेगा, ठीक है, यानी स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा। अब ये 1 से बहुत ज्यादा है, 1 से बहुत ज्यादा होने की वजह से 2, 3, 4 भी मान सकते हैं हम लोग, -1 करेंगे तो हाई बचेगा और पॉजिटिव भी बचेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल इसके बिस्मथ, कॉपर एंड लेड, इसके एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और इसका एल्निको एंड लोडस्टोन होगा, ठीक है। अब अच्छा, अब अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है दे डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करते। कौन? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे? इनवर्स प्रोपोर्शन, आगे पढ़ता हूं मैं, क्यूरीज लॉ में पढ़ेंगे हम लोग ये, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे अंटिल सम स्टेज। आगे देखते हैं कहां पे। तो क्यूरीज लॉ, व्हाट डज क्यूरीज लॉ स्टेट? द मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is inversely proportional to the absolute temperature, मतलब zeta m is inversely proportional to temperature, इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो अगर zeta m लिखूं तो क्या हो जाएगा? C mu naught by T। C is Curie's constant and mu naught is actual constant, permeability of free space, okay, divided by T। T is what? Temperature, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फेरो डिपेंड कर रहा था टेम्परेचर पर, कहां तक? आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स एज पैरामैग्नेटिक। मतलब क्या होगा, अगर बात करूं मैं टेम्परेचर की, तो कुछ देर तक इंक्रीज होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ये कौन सा टेम्परेचर है हमारा? ये टेम्परेचर है हमारा क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे मान ऐसे, ठीक है। कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये है हमारा क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर के आने के बाद जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, पहले तो वो डिपेंड कर रहा था टेम्परेचर पे, डिपेंड करते करते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। इंक्रीज होते 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 क्या हुआ? कुछ देर के बाद एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसको हम लोग कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। वहां आने के बाद जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वो एक तरीका है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो ये चैप्टर में बस इतना ही, ठीक है। बहुत कम चीजें पढ़ी हम लोगों ने इस चैप्टर में, बहुत छोटा भी था चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, फिर वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनालॉजी पढ़ी और गॉस लॉ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड वाले में हम लोगों ने बहुत कम चीजें देखी है, वही कुछ डेफिनेशंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखी, उनके बीच में रिलेशन देखा, और मैग्नेटिक मटेरियल्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले प्रॉपर्टीज याद रखने, और हम लोगों ने क्यूरीज लॉ देखा। तो यही था 5th चैप्टर, छोटा, सिंपल, इजी। अब मिलते हैं 6th चैप्टर में, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। अब लेंथी चैप्टर्स बहुत कम है आपको, जैसे कि सिर्फ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, उसके अलावा सब छोटे ही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप और पढ़ते रहिए। बाय।